दिन भर का काम करने के बाद अनामिका जी को खाना नसीब हुआ था। वो आराम से अपना खाना खा रही थी। पास ही दोनों बेटे भी अपनी थाली लिए बैठे हुए थे। रोटी खत्म होने के कारण थाली में थोड़ी सी सब्जी लिए इधर उधर देखने लगी कि कोई उनकी बात कहे बिना ही समझ ले और एक रोटी लाकर दे दे। पास में बैठा छोटा बेटा विजय उनकी बात समझ गया था, मगर फिर भी खामोश था। थोड़ी देर बैठी रहने के बाद अनामिका जी ने ही हिम्मत जुटाकर कहा, विनीता बहू, 2 रोटी से पेट नहीं भरा, जरा एक रोटी और दे दो। इतना सुनते ही विनीता कठोर आवाज़ में बोली, बस माँ जी, आपकी तबीयत पहले ही इतनी खराब रहती है, 2 रोटी आपके लिए कम नहीं है। जो खा लिया बस वही बहुत है। तो अनामिका जी पास बैठे अपने बड़े बेटे अजय की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी कि शायद वह कुछ बोलेगा, मगर अजय तो इस तरह खाने पर झुका हुआ था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। यह देख अनामिका जी कुछ नहीं बोली और हाथ पोंछकर उठने लगी। लेकिन तभी छोटे बेटे विजय ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, जब माँ सारा सारा दिन घर के काम करती है तब तो आपको उनकी तबीयत का जरा सा भी एहसास नहीं होता। आपको पता भी है अगर माँ भूखी रह जाएगी तो फिर रात को उन्हें नींद नहीं आएगी, इसलिए आप उन्हें एक रोटी और दे दीजिए। इतना सुनते ही विनीता ने चिल्लाते हुए कहा, तुम ज़्यादा माँ के सगे मत बनो। इस घर में जो कुछ हो रहा है वह मेरी आंखों से छुपा नहीं है। तुम दोनों माँ बेटे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। तुम्हारा भाई कितनी मेहनत करता है उसका तो तुम्हें एहसास ही नहीं है। तुम अभी तक नौकरी ढूंढने में नाकाम रहे हो। पहले कुछ काम कर लो, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। आए बड़े ज्ञान देने वाले, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। भाभी की बातें सुनकर विजय को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी वो खामोश ही रहा। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो अनामिका जी भी नम आँखों से उसे ही देख रही थी। उससे अपनी माँ की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने अपनी थाली में से एक रोटी उठाकर अनामिका जी की थाली में रखते हुए कहा, माँ, आप यह रोटी खा लो। यह देखकर विनीता और भी गुस्सा हो गई और अनामिका जी की थाली से वह एक रोटी उठाकर फर्श पर फेंकते हुए बोली, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? जब मैंने कहा कि और खाना नहीं देना तो मतलब नहीं देना। अब रहो तुम भी भूखे। बड़े आए थे माँ के चमचे। यह देख विजय की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप में तो इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अरे, किसी की थाली से ऐसे कोई रोटी उठाकर भी फेंकता है क्या? विजय का इतना बोलना हुआ कि उसके बड़े भाई अजय ने उसे घूरते हुए कहा, अपनी भाभी से माफ़ी मांगो। भैया, जब तक भाभी माँ के साथ नाइंसाफ़ी कर रही थी तब तक तो आप बिल्कुल गूंगे बहरे बनकर बैठे हुए थे, और अब जब अचानक से आपको एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है, आप कितने जोरों के गुलाम हो गए हैं। आपको अपनी माँ का कुछ ख्याल ही नहीं है। विजय का इतना कहना हुआ कि अजय ने उठकर विजय के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, मैंने बहुत सह ली तुम्हारी बदतमीज़ी। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सही कहा भैया आपने, आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। जो चुपचाप बैठा बैठा अपनी माँ का अपमान होते हुए देख रहा हो, उससे बुरा इंसान और कौन हो सकता है। इतना सुनते ही अजय ने विजय के गाल पर एक और थप्पड़ जड़ दिया और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यह देख विजय खड़ा का खड़ा रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बड़ा भाई ऐसा कर सकता है। अनामिका जी भी चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उसने हिम्मत करते हुए कहा, अजय बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपने भाई को यूं घर से नहीं निकाल सकते हो। यह घर उसका भी है। इस घर में तुम दोनों का बराबर का हिस्सा है। तो अजय ने गुस्से से कहा, माँ, अगर आपको अपने बेटे की इतनी ही चिंता है तो आप भी इसके साथ ही चली जाओ। कहते हुए अजय ने अपनी माँ को भी धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब अनामिका जी भी अपने बेटे के साथ सड़क पर खड़ी थी। अब तो विजय के लिए और भी मुश्किल हो गया था। उसे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो तो कहीं भी रह सकता था, सड़कों पर भी रात गुजार सकता था, मगर वो अपनी माँ को कहाँ रखेगा। इस बात को लेकर वह बहुत घबरा रहा था। उसने अनामिका जी से कहा, माँ, आपको यूँ घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वह आपके स्वर्गीय पति का घर है। मैं अब आपको कहाँ लेकर भटकता फिरूं? मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। विजय की बात सुनकर अनामिका जी की आंखें भर आई।
उसने कहा, तुम चिंता ना करो बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, भगवान जरूर कोई चमत्कार करेगा। तभी विजय को ख्याल आया कि क्यों ना अपने दोस्त के घर चला जाऊं, और जब तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल जाती तब तक कोई छोटा मोटा काम कर लूँगा और एक किराए का घर देखकर माँ को वहाँ लेकर चला जाऊँगा। अभी माँ को लेकर कहाँ भटकता फिरूँ। यही सोचकर विजय अपनी माँ को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया। वहाँ पहुँचकर विजय ने अपने दोस्त को अपनी व्यथा सुनाई और उसने कहा, मुझे यहाँ सिर्फ 2-3 दिन के लिए आसरा दे दो, फिर मैं चला जाऊँगा। दोस्त भी उसकी मजबूरी समझ गया, इसलिए उसने उन्हें अपने घर में बिठाया और कहा, कोई बात नहीं विजय, मैं तेरा दोस्त हूँ, तुम माँ जी के साथ आए हो, जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। विजय समझ रहा था कि उसके दोस्त ने तो उसे रहने के लिए बोल दिया है, लेकिन वह भी उसकी तरह गरीबी में जी रहा था, इसलिए वो उनका खर्चा ज़्यादा दिन तक नहीं उठा पाएगा। और फिर विजय भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए अपनी माँ को वहीं छोड़कर सुबह सवेरे उठकर नौकरी की तलाश में निकल गया। पर पूरे दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई नौकरी हाथ नहीं लगी। अगले दिन भी यही हाल रहा। अब तो विजय उलझन में आ गया और घबरा गया कि क्या करूं। उसने अपने दोस्त से 2-3 दिन का वक्त मांगा था, मगर अब उसे उसके घर पर आए 2-3 दिन हो चुके थे, फिर नौकरी भी नहीं मिल रही थी। तीसरे दिन विजय यह सोचकर घर से निकल गया कि आज आखिरी बार नौकरी देखने जा रहा हूँ, अगर मिलेगी तो ठीक, नहीं तो अपनी माँ को लेकर दोस्त के घर से तो निकल जाऊँगा, आगे जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। सोचते हुए विजय नौकरी की तलाश में फिर से निकल गया। दोपहर हो गई, मगर फिर भी उसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। थक हार कर विजय सड़क के किनारे बैठ गया। तभी उसकी नज़र दीवार पर चिपके कागज़ पर गई, जिस पर लिखा हुआ था कि एक अस्पताल में एक चपरासी की ज़रूरत है, तनख्वाह 6,000 और रहने का इंतज़ाम फ्री। यह पढ़कर विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, विजय यह नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है, तुमने तो MBA किया हुआ है, क्या अब तू एक चपरासी की नौकरी करेगा? उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। लेकिन तभी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया और फिर बिना कुछ सोचे समझे ही वह वहाँ से उठा, खड़ा हुआ और उस पते पर जा पहुँचा जहाँ चपरासी की ज़रूरत थी। वहाँ पहुंचकर विजय ने अस्पताल के स्टाफ से कहा कि वह चपरासी की नौकरी के लिए आया है, तो सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि सकल सूरत से विजय अच्छे घर का लग रहा था। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसे इंटरव्यू के लिए डॉक्टर के पास भेज दिया। तब डॉक्टर ने विजय की फाइल देखी तो वह भी हैरान रह गया और कहने लगा, तुमने तो MBA किया हुआ है और तुम एक चपरासी की नौकरी करना चाहते हो। यह नौकरी तो उन लोगों के लिए है जो अनपढ़ होते हैं और अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। मुझे बताओ कि तुम यह काम क्यों करना चाहते हो? यह सुनकर विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर हूँ, बहुत सी जगह पर इंटरव्यू देने गया मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुझे इस समय नौकरी की सख्त ज़रूरत है, फिर चाहे वह एक चपरासी की नौकरी ही क्यों ना हो। उसकी मजबूरी समझकर डॉक्टर ने भी उसे चपरासी की नौकरी दे दी और अस्पताल के पीछे बने फ्लैट में से एक फ्लैट भी उसे रहने के लिए दे दिया। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके लिए खुशी का मौका है या फिर उदासी का। खैर जो भी था, वह घर आ गया और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, तुमने इस मुश्किल के समय में मेरा साथ दिया और मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मैं अपनी माँ को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक अस्पताल में नौकरी मिल गई है। यह सुनते ही विजय के दोस्त ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, पढ़ाई तुम्हारी MBA की है, फिर अस्पताल में तुम्हें नौकरी कैसे मिल गई? तो विजय ने कहा, मुझे चपरासी की नौकरी मिल गई है। यह सुनते ही उसके दोस्त की आंखों में भी आंसू छलक आए और वो कहने लगा, यार विजय, मेरा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, लेकिन खुद पर इस कदर जुल्म मत करो। तुम अपनी हिम्मत बनाए रखो, तुम्हें अच्छी नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, तब तक तुम मेरे घर में बिना किसी संकोच के रह सकते हो। तो विजय बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतने दिन यहाँ रखा और इस तरह से हमारा ख्याल भी रखा। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा, लेकिन
अब जब मुझे रोजी रोटी मिल रही है तो मैं उसको लात नहीं मारना चाहता, इसलिए अब मैं माँ को लेने आया हूँ। विजय के दोस्त ने उसे बहुत रोका, बहुत समझाया, मगर विजय नहीं माना और अपनी माँ को लेकर अस्पताल के पीछे फ्लैट में शिफ्ट हो गया। अनामिका जी ने कहा, तुम्हें कैसी नौकरी मिली है बेटा? तो विजय ने कहा, माँ एक ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पर हिसाब किया करूँगा। यह सुनकर अनामिका जी भी खुश हो गई। अब विजय अपनी माँ से सच तो नहीं कह सकता था, क्योंकि यह सुनकर वह टेंशन में आ जाती और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। इसलिए उसने अपनी माँ से झूठ बोल दिया और अगले दिन से रोज़ सुबह काम पर जाने लगा। अब विजय बड़ी दिलचस्पी से अस्पताल में साफ सफाई करता और सोचता कि शायद उसकी किस्मत में यही सब लिखा था। हर इंसान अपनी किस्मत का ही खाता है। शायद मेरी किस्मत में भी यह गरीबी और कम तनख्वाह वाली छोटी सी नौकरी ही लिखी थी। वह तो बेकार में ही बड़ी बड़ी नौकरी करने के सपने देख रहा था। खैर, महीना पूरा होते ही डॉक्टर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसकी तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली है, इसलिए तुम्हें 6,000 की बजाय 10,000 रुपये दे रहा हूँ। यह सुनकर विजय बहुत खुश हो गया और बोला, डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुश्किल घड़ी में आपने मुझे सहारा दिया। कहकर विजय हाथ में तनख्वाह लिए डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल आया और रुपये गिनने लगा। रुपये गिनते गिनते उनकी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि अपने पापा के मरने के बाद उसने कभी भी 10,000 रुपये एक साथ नहीं देखे थे। वह तो 500 के नोट को देखने के लिए भी तरस गया था। वह बस बार बार उन पैसों को गिने जा रहा था और सोच रहा था कि सबसे पहले वह घर के राशन लेकर जाएगा, क्योंकि घर में खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही थी। कई कई दिन वो बिना खाना खाए सो जाता था। अब वह अपनी माँ को अच्छा खाना खिलाना चाहता था। मन में सोच रहा था कि उसे क्या क्या राशन लेना है। हिसाब किताब लगाकर जैसे ही वह पैसे अपने जेब में डालने लगा, तभी अचानक उसके सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ विजय के सामने जोड़ दिए और रोते हुए बोली, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो बेटा, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ खाली है। अगर मैं यह कहूँ कि भगवान के अलावा कोई मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है तो वह पैसा ही है। बिना पैसों के मेरा बेटा बच नहीं सकता। उस औरत के चेहरे पर इस कदर बेबसी देखकर विजय का दिल बैठ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे ही वह 10,000 रुपये उस औरत के हाथ में रख दिए और बोला, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह आपके बच्चे को बचा ले। वह औरत विजय को आशीर्वाद देती हुई आगे बढ़ गई और किसी दूसरे इंसान के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चे के लिए पैसे मांगने लगी, लेकिन उस आदमी ने उसे धुतकार कर भगा दिया। उस पल विजय के दिल में आया कि काश मेरे पास इतना होता कि मैं उस औरत की मदद कर पाता। फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों ना डॉक्टर से बात की जाए। वह दौड़कर डॉक्टर के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, सर, मेरी हर महीने की तनख्वाह आप काट लेना, लेकिन उस औरत के बच्चे को बचा लीजिए। तो डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या लगती है वह औरत तुम्हारी रिश्तेदारी में है क्या? नहीं सर, वह मेरी कोई रिश्तेदारी में नहीं है, लेकिन मैं उसको अपने बच्चे के लिए इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता। यह सुनकर डॉक्टर की आंखें भी नम हो गई। उसने कहा, खुद के पास खाने के लिए खाना नहीं है और दूसरों की मदद करना चाहता है। सर, हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी मदद ऊपर वाला करेगा। सर, आप इस बच्चे को बचा लीजिए और हर महीने मेरी तनख्वाह में से रुपये काट लिया कीजिएगा। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिला दिया और तुरंत बच्चे का इलाज शुरू कर दिया। यह देख विजय को बहुत खुशी मिली। वह दौड़कर उस औरत के पास गया और बोला, चिंता मत करो, डॉक्टर साहब ने आपके बच्चे का इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन मैंने तो पैसे भी जमा नहीं करवाए। फिर इलाज कैसे शुरू हो गया? उस औरत ने रोते हुए कहा। तो विजय बोला, मैंने डॉक्टर साहब से बात की है, वह आपके बच्चे का इलाज शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं। इतना सुनते ही वह औरत विजय के पैरों में गिरकर रोने लगी। भगवान तुम्हें इसके बदले बहुत बड़ा फल देगा। भगवान करे कि तुम करोड़पति बन जाओ। उस औरत की दुआ सुनकर विजय हंसने लगा और आगे बढ़ते हुए सोचने लगा, करोड़पति बनना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो उसे 2 वक्त ढंग की रोटी खाना भी उसके नसीब में नहीं लग रहा था, क्योंकि आज उसे जो तनख्वाह मिली थी वह भी उसने उस औरत को दे दी थी और अगले 5-7 महीने तक
मिलने वाली तनख्वाह के लिए भी उसने डॉक्टर को मना कर दिया था। यह सब सोचते हुए विजय घर आ गया। अनामिका जी उसी के इंतज़ार में बैठी थी। उसके आते ही पूछने लगी, बेटा क्या क्या सामान लेकर आए हो? तो विजय की नज़रें शर्म से झुक गई, मगर उसने माँ को झूठी तसल्ली देते हुए कहा, माँ आज मुझे तनख्वाह नहीं मिली, कल मिल जाएगी, तब सामान ले आऊँगा, आप परेशान ना हो। तो अनामिका जी ने उसकी तरफ देखा और सूखी रोटी अचार के साथ खाने लगी। यह देख उसका दिल टूट गया, मगर फिलहाल वह कर भी क्या सकता था। वह खाना खाए बिना ही बिस्तर पर लेट गया। तो फिर अनामिका जी ने कहा, बेटा चिंता ना करो, भगवान हमें बहुत कुछ देगा, तुम खाना खा लो। तो विजय ने कहा, माँ यह झूठी तसल्ली ना दिया करो, भगवान हमें कुछ नहीं देगा, हम दोनों यूं ही अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वह बातें कर ही रहे थे कि तभी घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। विजय ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने दो आदमी खड़े थे। विजय ने कहा, आप लोग कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। तो उनमें से एक आदमी ने कहा, चिंता ना करो, आप हमें नहीं जानते, मगर हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। कहते हुए उसने विजय को एक चाबी और कुछ कागज़ हाथ पर रख दिए और बोला, यह आपके लिए एक सरप्राइज़ है, आप घर जाकर आराम से बैठकर इस खत को पढ़ना। यह कहकर वह लोग वहाँ से चले गए। विजय भी यह सब देखकर हैरान था। वह घर के अंदर आया तो अनामिका जी ने कहा, बेटा कौन था दरवाजे पर और यह तुम्हारे हाथ में क्या है? तो विजय ने चिंतित स्वर में कहा, पता नहीं माँ, दो अनजान आदमी मुझे यह पेपर देकर गए हैं और बोल रहे थे तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज़ है। मुझे खुद इस बात का नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है, अभी देखता हूँ। कहते विजय ने वह कागज़ खोला। उसमें लिखा था, मिस्टर विजय, मैंने आज तुम्हें सिटी हॉस्पिटल में देखा था। तुम वहाँ एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो, मगर तुमने आज तनख्वाह मिलते ही एक गरीब औरत की मदद की और फिर डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाकर उस औरत की मदद के लिए हाथ फैलाए। जब मैंने यह सब कुछ देखा तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। मैंने सोचा कि तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो मुझे पता चला कि तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, मगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। तुम अपना और अपनी माँ का पेट भरने के लिए एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो। कल शाम तुम इस पते पर पहुँच जाना, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और वहीं तुम्हें पता चलेगा कि यह चाबियाँ किसकी है। खत पढ़ते ही विजय गहरी सोच में डूब गया कि उसको इस तरह से बुलाने वाला कौन हो सकता है। उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि आजकल तो फ्रॉड बहुत ही आम हो चुका है। तभी अनामिका जी कहने लगी, विजय खत में ऐसा क्या लिखा है कि तुम उसे पढ़कर एकदम परेशान हो गए? तो विजय ने उन्हें सारी बातें बताई, जिसे सुनकर अनामिका जी भी घबरा गई और कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी अनजान जगह पर जाने की, चुपचाप अपनी नौकरी करते रहो। फिर अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छा तो आज तुम्हें तनख्वाह मिल गई थी, लेकिन तुमने वह एक औरत को दे दी। यह सुनते ही विजय को लगा कि माँ भी डांटेगी, मगर अनामिका जी ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है, आज तुमने सचमुच मुझे दिल से खुश कर दिया। मैं हमेशा यही समझती थी कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रही होगी, जो तुम्हारे भाई ने हमारे साथ इतना घटिया बिहेव किया, मगर आज मुझे इस बात की तसल्ली हो गई है कि मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं थी। यह तो अजय और उसकी पत्नी विनीता की नीयत ही खराब थी। भगवान का शुक्र है कि मेरा एक बेटा तो गरीब लोगों की मदद करना चाहता है। अपनी माँ की बातें सुनकर विजय भी मुस्कुराकर सो गया और अगले दिन सुबह उठकर अपने काम पर चला गया। उसका इरादा नहीं था कि वह उस पते पर जाए, क्योंकि विजय को डर लग रहा था कि अगर उन लोगों ने उसके साथ कुछ गलत किया तो उसकी माँ का क्या होगा। वह अस्पताल में सफाई कर रहा था, मगर उसका ध्यान तो बार बार उस खत की तरफ जा रहा था। सोचने लगा कि क्या पता मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे सच में कोई बड़ा सरप्राइज़ मिल जाए। ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी के साथ धोखा ही हो। यह सोचकर अस्पताल की साफ सफाई कर बड़ी हिम्मत करके उस पते पर पहुँच गया। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था। वह अंदर जाने लगा तो एक आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम विजय है। अच्छा अच्छा, वही सिटी हॉस्पिटल वाले हैं आप? तो विजय ने भी जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया।
तो उसने कहा, जाइए, सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यह सुन विजय जल्दी से अंदर चला गया। अंदर जाते ही सामने कुर्सी पर बैठे एक आदमी ने कहा, लगता है तुम मुझे नहीं जानते हो, इसलिए मैं अपना परिचय करवा देता हूँ। मेरा नाम कुमार वर्मा है। मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, मगर अब मैं चाहता हूँ कि यह रेस्टोरेंट तुम संभालो। यह सुनकर विजय हैरान रह गया और बोला, आप मेरे साथ यह कैसा मजाक कर रहे हैं? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। तुम्हारा इस कदर लोगों की मदद करना मुझे भा गया, इसलिए मैं तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहता हूँ। ये सुनकर तो विजय हक्का बक्का रह गया और बोला, पर इसकी वजह क्या है? तो उसने कहा कि मेरे साथ भी 5 साल पहले वही हुआ जो तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ हुआ है। मैं एक कैंसर का मरीज हूँ। मैं अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ रहता था, लेकिन मेरे दोनों बेटों ने मेरी जिम्मेदारी स्वीकार करने से मना कर दिया और हम दोनों बाप बेटी को घर से निकाल दिया। लेकिन बेटा, अब मैं अपनी पुरानी गाथा सुनाकर तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए चाहता हूँ कि मेरा यह रेस्टोरेंट किसी ऐसे इंसान के हाथ में जाए जो दूसरों की मदद करता हो। मैंने तुम्हें अस्पताल में देखा था, तुमने उस औरत को कैसे मदद की थी। मैंने तुम्हारे बारे में डॉक्टर से पता किया, तो उसने तुम्हारी तारीफ करते हुए कहा था कि तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो, खुद भूखे रहकर भी दूसरों की मदद करना चाहते हो। इसलिए मैं अपना ये रेस्टोरेंट तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों के साथ भला करते रहोगे। बस मेरी तुमसे एक छोटी सी विनती है कि तुम मेरी बेटी का हाथ थाम लो और उससे शादी कर लो। मेरी एक ही बेटी है, मैं उसे अपने भाइयों के हवाले छोड़कर नहीं जा सकता। वह बहुत ही मासूम है। उसके भाई और भाभी उसकी ज़िंदगी नरक बना देंगे और पता नहीं उसकी शादी कहाँ कर देंगे। इसलिए आपसे विनती करता हूँ बेटा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि अब मुझे लगने लगा है कि मेरी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। उस आदमी की बातें सुनकर विजय हैरान रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका छोटा सा पुण्य उसके लिए इतनी बड़ी सौगात लेकर आएगा। उसने सोचा, इसलिए हमें गरीब लोगों की मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि क्या पता भगवान किस रूप में आकर हमारी मदद कर दे। उसने तो बस थोड़ी सी मदद की थी और भगवान ने उसे एक बार में ही सब कुछ दे दिया। यह देख विजय की आंखें नम हो गई। तभी सामने बैठे कुमार वर्मा ने कहा, क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं अंकल जी, मुझे आपकी बात मंजूर है। विजय ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा और भगवान का धन्यवाद किया। उसे आज पता चला कि यह सच है कि दूसरों की मदद करने से दिल को भी सुकून मिलता है और भगवान भी खुश होते हैं। वह खुशी खुशी वहाँ से चला गया और जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताई। यह सुनकर अनामिका जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन्हें एक साथ दो खुशी मिल रही थी, बेटे की नौकरी भी और शादी भी। कुछ दिनों बाद मुकेश जी ने विजय की शादी अपनी बेटी प्रिया के साथ करवा दी और अपना फ्लैट भी विजय के नाम कर दिया। तब विजय भी अपनी माँ को लेकर उनके पास ही आ गया। विजय अपनी माँ और अपने ससुर का खूब ख्याल रखता। उन दोनों के लिए ही मानो उनका पूरा परिवार पूरा हो गया था। समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे धीरे विजय उस रेस्टोरेंट को अच्छे से संभालने लगा। मुकेश जी की तबीयत अब और ख़राब रहने लगी थी। उन्हें लगा कि विजय अब पूरा कारोबार संभालने के काबिल हो चुका है, इसलिए उन्होंने विजय को कंपनी का मालिक बना दिया। और एक दिन विजय को सभी होटल्स के मैनेजर और स्टाफ से मिलवाने के लिए एक मीटिंग बुलाई और सबके सामने विजय को मालिक की कुर्सी सौंप दी। जब वह बॉस की सीट पर बैठा तो यह देखकर हैरान रह गया कि मैनेजर की लाइन में उसका भाई अजय भी खड़ा था। कुछ देर बाद जब विजय अपने ऑफिस में गया तो उसका भाई भी उसके पीछे पीछे आ गया और बोला, विजय, यह सब कैसे हुआ? तो विजय ने कहा, मैं आपका बॉस हूँ, इसलिए मुझे विजय कहने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर अजय का मुंह लटक गया और वो कहने लगा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और हमेशा रहूँगा, इसलिए अब पुरानी बातों को भुला दो। हम दोनों भाई मिलकर एक साथ काम करेंगे और खूब तरक्की करेंगे। यह सुनकर विजय ने गुस्से से कहा, आज मुझे बॉस की सीट पर देखकर तरक्की की बात कर रहे हो? भूल गए जब मेरे पास काम नहीं था तो कैसे तुम लोगों ने माँ को एक रोटी के लिए तरसा दिया था और कैसे मुझे और माँ को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। यह तो समय समय की बात है। उस दिन तुम्हारा समय था और आज मेरा समय है।
पर मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से नहीं निकालूंगा। यहाँ नौकरी करना चाहते हो तो चुपचाप मेरे ऑफिस से बाहर चले जाओ। उसकी बातें सुनकर अजय घबरा गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। सोच रहा था एक रोटी के लिए जिस भाई को धक्के मारकर घर से निकाला, वही भाई आज उसका बॉस बन गया था। उसके जाने के बाद विजय भी सोचने लगा, भगवान की लीला भी बड़ी न्यारी है, जो हमें घर से निकाल देता है, लेकिन वक्त बदलते ही वही हमारे पैरों में गिरने को तैयार हो जाता है। इसलिए भगवान में विश्वास रखना चाहिए। उसके होते ना तो हमें किसी चीज़ का घमंड करना चाहिए और ना ही ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। जो भी हो, जितना भी हो, संभव हो, हमेशा ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।